जय हिंद दोस्तों। द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैं जो करा रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ करा रहा था, जिसमें से अभी तक मैंने 19 प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करा दिए हैं, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर एकदम सीक्वेंस से देख सकते हैं। क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम हो रहा है ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। तो इसलिए आप जितने भी लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन सभी 22 वीडियोस को देख कर जाइए, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके 25 के बिलो मार्क्स नहीं आएंगे। तो आइए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ की राजधानी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, की दिशाएं क्या होंगी। तो आइए मैप के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम भारत की स्थिति के सापेक्ष देखें, मतलब भारत की राजधानी के अगर सापेक्ष देखें, यानी हमें सापेक्ष किसके लेना है, भारत नई दिल्ली की। तो न्यू दिल्ली कहाँ पर है, ये है आपका, एक मिनट, तो ये है आपका न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली से एक ये लाइन इस प्रकार से हो जाएगी ये, क्योंकि हमें दिल्ली के सापेक्ष देखनी है। तो दिल्ली के सापेक्ष ये देखिए, यहाँ पर है आपका ये जयपुर, ये क्या है जयपुर, और ये है लखनऊ। तो अब आप बताइए किस दिशा में है। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। यानी अगर हम जयपुर को देखें तो दक्षिण पश्चिम में क्या है, जयपुर, और अगर हम लखनऊ को देखें तो दक्षिण पूर्व में क्या है, लखनऊ। तो अब ऑप्शन पे नजर डालिए। पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व उत्तर दक्षिण, होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है, जो कि एक व्यंजन है जो बना है। तो अगर हम भरली वांगी की बात करें, जो भरली वांगी है ये एक महाराष्ट्र की एक डिश है, जो छोटे छोटे बैगनों से मिलकर बनी होती है। यानी छोटे छोटे जो भरवा बैगन होते हैं उनसे मिलकर बनती है ये डिश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, छोटे छोटे भरवा बैगन से मिलकर ये भरली वांगी डिश तैयार होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा और क्या मदद करते हैं, विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में। तो पंख क्या भोजन खाने में मदद करते हैं, ये तो होगा नहीं। उन्हें गर्म रखते हैं, बिल्कुल, मान लीजिए ठंडा मौसम है तो उनको गर्म रखने का काम करेंगे। विभिन्न तरीके से चलने में, तो ये भी नहीं होगा, चलने में पंख कहाँ, पंख तो उड़ने में मदद करते हैं ना। उन्हें जल सह बनाने में, यानी वाटर प्रूफ बनाने में भी किसका यूज होता है, पंख का। यानी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली, उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। दूसरा, आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। तीसरा, उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। चौथा, उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें जो जंतु होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, तो उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। ये किसके लिए है, जो जंतु बच्चों को जन्म देते हैं।
तो ये तो हमें होगा नहीं, क्योंकि हमको बताना है जो पशु अंडे देते हैं उनसे रिलेटेड बताना है। तो जो पशु अंडे देते हैं उनके आंतरिक कान होते हैं और एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खिंचवाई, उनका नाम बताना है। तो देखिए, अगर हम ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं तो कर्णम मल्लेश्वरी, और कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, और क्या है, ये एक वेट लिफ्टर है। दूसरा ऑप्शन सुनीता विलियम के बारे में, तो ये अंतरिक्ष यात्री हैं, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन सूर्यमणि, और चौथा ऑप्शन है बछेंद्री पाल। तो अगर आप बछेंद्री पाल की बात करें तो 23 मई 1984 को ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। लगभग 43 मिनट का इन्होंने वहाँ पर समय भी बिताया था। तो हमको क्या बताना था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली उस महिला का नाम बताना था जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया था। तो उनका क्या नाम है, यानी बछेंद्री पाल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर संबंध में सही है? पहला ऑप्शन है मणिपुर का अर्थ जेवरों का देश है, बिल्कुल सही बात है। जो मणिपुर का अर्थ होता है वो जेवरों का अर्थ होता है, यानी जेवरों का देश। दूसरा, लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है। क्या लावणी मणिपुर का लोक नृत्य है? तो लावणी कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है, तो ये तो होगा नहीं। अगला, लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के रूप में, यानी यहाँ पर लोकटक झील या कैबुलाम जाओ अभ्यारण्य भी है। चौथा ऑप्शन, मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी डी करेक्ट होंगे। ए सी डी यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं। कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं। पहला ऑप्शन है यश कमाने के लिए कार्य करते हैं। दूसरा ऑप्शन है मनोरंजन के लिए काम करते हैं। तीसरा ऑप्शन है अपने को व अन्य लोगों को सहारा या भरण पोषण के लिए कार्य करते हैं। तो क्या राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट होगा। डी, ऊर्जा बचाने के लिए, तो ये तो कोई बात हुई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, यानी ओनली सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइए। पहला है उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं, ये तो गलत है, क्योंकि उनके झुंड में मैक्सिमम क्या होती हैं, हथनी होती हैं, और जो उनका नेतृत्व करती है वो जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो उसका नेतृत्व करती है, और उसमें 14 से 15 वर्ष की कम आयु के बच्चे होते हैं। तो ए ऑप्शन तो गलत होगा। बी ऑप्शन, उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं, ये तो गलत है, क्योंकि मैक्सिमम मादा हथनी होती हैं। अगला, नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं, ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये आप जानते हैं इसके से रिलेटेड है। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा किले का मानचित्र दिया गया है। इस पर दाहिनी नीचे की ओर पैमाना छपा है। कहा गया है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 110 मीटर के बराबर है। इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पटन चेरू दरवाजा के बीच की दूरी दी गई है 15.2 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की वास्तविक दूरी बतानी है। तो देखिए, हमको क्या दिया गया है कि जो 1 सेंटीमीटर है ये किसके बराबर है, ये 110 मीटर के बराबर है, और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है,
15.2 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है। किसकी? 15.2। तो हम क्या करेंगे, 110 में 15.2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो ये दशमलव से ये 0 कट जाएगा। आप 11 से भाग गुणा करा दो, 11 दूनी 22, हासिल 2, 11 पच्चे 55 और 55 2 57, हासिल 5, 11 एकम 11 और 5 16। लेकिन हमें किस में बताना है आंसर? किलोमीटर में। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो आंसर आया था ये किस में आया था? मीटर में। तो आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर 1.672 आएगा। क्या आएगा? 1.672 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1.672 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। तो बताइए कौन कौन सी मिजोरम में बोली जाने वाली भाषाएं हैं? पहला है खासी और असमी। तो असमी तो असम में बोली जाती है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है मीज़ो, लुसोई और कुकी। तो मीज़ो, लुसोई और कुकी ये जो हैं ये मिजोरम में पाई जाने वाली जनजाति भी हैं और ये मिजोरम में पाए जाने वाली भाषा भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, मीजो, लुसोई, कुकी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर। पेट्रोलियम तथा कोयले की अनवीकरणीय ईंधन, अनवीकरणीय ईंधन क्या कहा जाता है? क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं, महंगे होते हैं, प्रभाजी आश्वन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, बनने में कई साल लग जाते हैं। तो देखिए, एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका यूज़ हम फ्यूचर में भी करते रहेंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया और वायु हो गई। इसका यूज़ हम फ्यूचर में भी करते रहेंगे, इसलिए ये हमारा नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय की बात करें तो ऐसे संसाधन जिनको बनने में कई कई साल लग गए, तो वो क्या कहलाएंगे? अनवीकरणीय कहलाएंगे। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, चारकोल और कोक, ये सब किस में आ जाएंगे? अनवीकरणीय में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जिनको बनने में कई साल लग गए उन्हें हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। यानी जो पर्वतारोही होते हैं या माउंटेनर्स होते हैं वो अपने साथ क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ऐसी क्या ज़रूरत होती है, क्यों ले जाते हैं? क्या खाना पकाने के लिए ले जाएंगे? तो ये तो होगा नहीं कि खाना पकाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन, अपने को गर्म रखने के लिए। गर्म रखने के लिए ये भी नहीं होगा। सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। और अगला, टेंट लगाने में सहारा। टेंट लगाने में कैसे ऑक्सीजन सहारा दे देगी? यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती राज्य बताने हैं जो अरब सागर में स्थित हैं। तो देखिए मैप को देखिए, अरब सागर में बताने हैं। तो अगर हम भारत का मैप देखें तो कुछ इस प्रकार से दक्षिण भारत का मैप हमें दिखाई देगा और हमें अरब सागर में बताने हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है? गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र, ये क्या है? गोवा, ये क्या है? कर्नाटक और ये क्या है? केरल। तो यहाँ पे है अरब सागर। क्या है? अरब सागर। तो ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, ये कर्नाटक है और ये केरल है। क्या है? केरल। तो अब ऑप्शन पे आइए। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तो अभी हमने पढ़ा नहीं, हटा दीजिए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुदुचेरी पढ़ा नहीं, हटा दीजिए। गोवा, महाराष्ट्र, केरल, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि तेलंगाना अभी आपने पढ़ा नहीं। अगला ऑप्शन क्वेश्चन, राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सिर्फ 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं, क्या कहलाता है? कालबेलिया, कथक,
13 ताली या भवाई कहलाता है? बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? कमेंट करिए आप सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए अगर हम बात करें कालबेलिया की तो ये भी कहाँ का है? राजस्थान का एक लोक नृत्य है। अगर कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का है। 13 ताली की अगर हम बात करें तो 13 ताली भी कहाँ का है? राजस्थान का ही है। ठीक है। अगर हम भवाई की बात करें, किसकी बात करें? भवाई की। तो जो भवाई लोक नृत्य होता है इसमें जो महिलाएं होती हैं वो घूंघट करती हैं और अपने ऊपर पीतल के लगभग 7 से 9 घड़ों को रख के क्या करती हैं? डांस करती हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा नृत्य है? भवाई। अगला क्वेश्चन, मधुबनी एक प्रसिद्ध है, मधुबनी बताइए क्या है? अगर हम मधुबनी की बात करें तो मधुबनी झील तो है नहीं। मधुबनी क्या नहीं है? मधुबनी झील तो है नहीं। बिहार की सॉल भी नहीं है मधुबनी, यानी ए भी हुए नहीं। आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी, ये तो है नहीं मधुबनी। ठीक है। अगला, बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, यानी ये सही है, लोक कला चित्रकारी है। ई ऑप्शन, बिहार का एक स्थान भी है मधुबनी, यानी बिहार का एक राज्य है जो नेपाल से सीमा साझा करता है। यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। शोभित किताब से, एक किताब में एक चित्र देखता है। शोभित क्या करता है? किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं? लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं? लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही? निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना में सम्मिलित है? पहला ऑप्शन, उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो लड़के और लड़कियों को लेकर इतनी बड़ी बात बोल रहा, यानी अपने स्तर को वो उच्च स्तर पर ले जाकर सोच रहा है। दूसरा, व्यापक सांस्कृतिक नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं। अगला, अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित कर रहा, ये भी सही है। सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना, ये भी सही है। ए सी डी, यानी ऑप्शन नंबर ए सी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समझ विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। कौन सा ऋतु विषय प्रस्तावित करना चाहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति है? पहला है, फिर से समझिए, पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 में अपने विद्यार्थियों के समझ विषय, कौन सा विषय? ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं, यानी ऋतु विषय पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्तिन होगा? कौन से आप उत्तम शिक्षण शास्त्र का यूज करेंगे? पहला है, संप्रत्यय ऋतु समझाने के लिए चार्ट एवं पुस्तक का उपयोग करेंगे। जहां पर पुस्तक की बात आ जाए उसको तुरंत हटाइए। श्यामपट्ट पर लिखे विषय ऋतुओं को समझाने के लिए ऋतुओं का वीडियो का उपयोग करेंगे। और आगे बढ़िए, ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। चौथा है, ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग करेंगे। बिल्कुल सही बात है, यानी बालक को आप अनुभव कराएंगे, बालक को आप प्रैक्टिकल एक तरीके से करा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से कथन आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं? आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं। पहला, आकलन की प्रकृति की, पहला, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता है। बिल्कुल सही बात है। अगला, विद्यार्थी के उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता के बारे में अवगत कराना, तो ये तो होगा नहीं। अगला,
सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में। बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन, विद्यार्थियों को सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्व अनुभव के बारे में अवगत कराना। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ये भी सही है, क्योंकि पूर्व अनुभव को भी उनकी हम वरीयता दे रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट होगा। तो इसका मतलब ए, सी और डी, ए सी डी कहाँ पर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतों के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। क्या आप सोचते हैं कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी? पहला है ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सैर या ऑनलाइन खेल और पहेली। तो ये तो होगा नहीं, बताइए क्या ये होगा? अगला ऑप्शन क्या है? ऐतिहासिक इमारतों का परिच्छेद पठन करना, ये भी नहीं होगा। अगला है स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण करवाना, यानी यहाँ पर देखिए बालक को किसका मौका दिया गया है, यानी भ्रमण कराना पड़ रहा, यानी भ्रमण का अवसर दिया जा रहा है। और चौथा सिर्फ व्याख्या, इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं, जबकि कुछ 6 और कुछ 8 पैर बनाते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं होते हैं। दूसरा, यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वे सही हैं और बाकी सभी विद्यार्थी गलत हैं। अगला ऑप्शन, उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या, फिर से देखिए ऑप्शन नंबर बी, यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वे सही हैं, बाकी सभी विद्यार्थी गलत हैं। सी ऑप्शन, उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। चौथा ऑप्शन, उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या देखने के को कहना चाहिए। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी बालक को खुद अनुभव का मौका मिला है, बालक प्रत्यक्ष ज्ञान की अनुभूति करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 क्वेश्चन, कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों का संप्रत्यय प्रस्तावित करना है, इसलिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे? तो पहला ऑप्शन क्या है? विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषाएं समझाएंगे, तो ये तो यहीं से गलत हो गया। अगला, अंतरिक्ष यात्रियों की व्याख्या करना, तो ये भी गलत है। भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं, यानी जो उनकी बायोग्राफी है उनको साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित करें। और आगे बढ़िए, अंतरिक्ष यात्रियों की कहानियाँ साझा करें, सिर्फ कहानियाँ, तो ऑप्शन क्या होगा? सी, क्योंकि जो उनकी आत्मकथा, जो उनकी बायोग्राफी है, जो उन्होंने अपनी बायोग्राफी में बताया है उसको साझा करें, ये सबसे उपयुक्त सामग्री होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 क्वेश्चन, यश ने अपने अध्यापक से पूछा, कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर हरे गोले क्यों हैं, जबकि कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर लाल गोले हैं? अध्यापक समझाते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाने तथा लाल गोले मांसाहारी खानों को सूचित करते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों को पैकेट देकर एवं उन्हें शाकाहारी अथवा मांसाहारी में सूचीबद्ध करने को कहा। ये कहा कि सूचीबद्ध करो कौन से शाकाहारी हैं और कौन से मांसाहारी हैं। गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो देखिए वहाँ पर पहचान करने को तो बोला ही गया है, क्या कल्पना करने को कहा गया है? कल्पना तो करेगा नहीं ना, क्योंकि उसको तो अलग लगाना है, उसको तो वर्गीकरण करना है।
पूर्वाग्रह की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर ए और डी। पहले पहचान करेगा, फिर उसका वर्गीकरण करेगा कि ये वाला शाकाहारी है और ये वाला मांसाहारी है, यानी उनको सीक्वेंस से लगा देगा, यानी ए और डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना। निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता देंगे, बताइए। विद्यार्थियों को समाचार पत्र, समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे, विद्यार्थियों को घर पर समाचार पत्रों का ग्राहक बनने के लिए कहेंगे, या कक्षा से संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनका साझा भी करेंगे। चौथा है घर पर समाचार पत्र पठन को सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे। तो देखिए क्या करना था हमको, विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना था। तो हम क्या करेंगे, कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जॉन अपने हाथों की सहायता से, जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है और वह विद्यार्थियों से यह अंदाजा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो पहले बालक से कहेगा कि इसका अवलोकन करो, फिर बालक अनुमान लगाएगा, फिर बालक क्या करेगा, अनुमान लगाएगा, इसके बाद निष्कर्ष निकालेगा। वहाँ पर वर्णन की तो बात नहीं होगी। मान लो उसने, मान लो कुत्ते का, अगर मान लो एक फिगर बनाया, तो क्या कहेंगे कि इस कुत्ते का वर्णन करो कि उसके 4 टांगे होती हैं, उसके 1 पूंछ होती हैं, उसके 2 आँखें होती। तो यहाँ वर्णन करने की तो बात हो नहीं रही, यानी अवलोकन करेगा वो, अनुमान लगाएगा वो और निष्कर्ष करेगा, यानी ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है। एकीकृत, पर्यावरण में एकीकृत का क्या मतलब है। तो देखिए, पहला है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान अध्ययन से पूरी जानकारी मिल जाना, उसे कहेंगे। दूसरा है सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। तीसरा ऑप्शन है विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। चौथा ऑप्शन है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। रीनी ने अध्यापक से पूछा, पौधों के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं। अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है अध्यापक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इस बारे में उच्च कक्षाओं में सीखे। तो यहाँ पर तो शिक्षक ने मना कर दिया, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अध्यापक को विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि गोल तने का कारण गुरुत्वाकर्षण है। अगर जैसे ही वो गुरुत्वाकर्षण बोलेगा, बच्चा तुरंत कहेगा सर जी ये बताइए गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। अब तो और डिफिकल्ट हो गया। अगला ऑप्शन, अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए। और आगे बढ़िए, अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घूमने ले जाना चाहिए, बाग में घुमाने ले जाना चाहिए तथा विभिन्न तनों के आकार देखने के लिए कहना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक को विद्यार्थियों के तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए कि बेटा सोचो कि क्यों गोल आकार होता है। और चौथा, बालक को आप कहाँ पर ले जा रहे हैं, बाग में घुमाने ले जा रहे हैं, जिससे बालक वहाँ पर खुद ही उसका ऑब्जर्वेशन कर पाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी और डी करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन की संपादन में प्रभावी हो सकती हैं। क्या बताइए, चाक और टॉक विधि होगी, तो ये तो होगी नहीं। केवल व्याख्या करना, ये भी नहीं होगा।
क्या करेंगे, रोल प्ले यानी भूमिका निर्वहन और कहानी सुनाना, क्योंकि बच्चे कहानी को बहुत ही मज़े व चाव के साथ सुनना पसंद करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी और डी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है। पम्मी अपनी कविता पढ़ती है, कहती है मेरी मम्मी मीठी है जैसे मिष्टी दोई। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते। यदि आप पम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर खिलाएंगे, कहेंगे लो ये खाओ और तो समझ जाओ। दूसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे, यानी जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उस भाषा में बताएंगे। और चौथा है, विद्यार्थी को मिष्टी लोई लाकर दिखाएंगे, या विद्यार्थी को मिष्टी दोई कैसे बनता है ये समझाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो मिष्टी दोई है उसका अर्थ विद्यार्थियों को उनकी जो स्थानीय भाषा है उसमें बताएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या की विशेषता है। क्या विशेषता है, पहला, विद्यार्थियों को नए उत्पादों के आविष्कार में लगाना, यानी विद्यार्थी जो है वो क्या करे, नए उत्पादों का क्या करे, आविष्कार करे, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा, ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित होना, क्या सिर्फ और सिर्फ ज्ञान अर्जित करने पर ही केंद्रित करेंगे, यानी ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन, विद्यार्थियों से सामाजिक भावात्मक कौशल को विकसित करें, यानी विद्यार्थियों में जो सामाजिक भावात्मक कौशल है उसको विकसित करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन की सहायता करना, तो ये होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा कराना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य का सर्वोत्तम व्याख्या है। पहला ऑप्शन, सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम सरल हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं। अगला, विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं, यानी जो विचार और अनुभव होते हैं वो दूसरों के साथ क्या किए जाते हैं, साझा किए जाते हैं, तो ये तो सर्वोत्तम होगा। अगला, प्रत्येक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है और प्रत्येक प्रतिक्रिया को बिना आलोचना के स्वीकार किया जाना चाहिए, ये भी नहीं, यानी इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम बेस्ट ऑप्शन होगा। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।